नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। साथ साथ नहीं चल सकते आतंकवाद और बातचीत। भारत पाक रिश्तों पर बोली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पठानकोट पर पाक से ठोस कार्रवाई का इंतजार। मोदी के विदेश दौरों से दुनिया में बढ़ा भारत का रुतबा। रूस ने किया एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन। पुतिन ने चीन की आपत्तियों को सुलझाने का किया वादा। कहा, भारत अमेरिका के रिश्ते से रूस को आपत्ति नहीं। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट में भारी फेरबदल। मंत्रिमंडल से बाहर हुए 14 विधायक। 13 नए चेहरों को मिला मौका। पत्ता कटने से नाराज नेताओं ने किया हंगामा। फिर सुर्खियों में आया पीएम मोदी का डिग्री विवाद। डीयू ने आरटीआई का जवाब देने से किया इनकार। पीएम की प्राइवेसी का दिया हवाला। आम आदमी पार्टी ने बोला यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हमला। 46 साल के हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन का जश्न। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दी बधाई। योग पथ में तब्दील हुआ देश का राजपथ। योग गुरु बाबा रामदेव ने कराया मेगा रिहर्सल। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कैलाश खेर की तेरी दीवानी पर झूमे लोग। उड़ता पंजाब के बाद अब हरामखोर पर विवाद। स्टूडेंट टीचर के रोमांस पर बनी अनुराग कश्यप की फिल्म को सर्टिफिकेट देने से सेंसर बोर्ड का इनकार। ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएंगे फिल्म मेकर। जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार। स्थानीय महिला के साथ होटल में रेप का आरोप। आरोपी के नाम का नहीं हुआ खुलासा। आइए अब खबरों पर विस्तार में बात करते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रविवार को दिल्ली में राजपथ पर मेगा रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल कार्यक्रम में करीब 15,000 लोगों ने शिरकत की। योग गुरु बाबा रामदेव ने खुद लोगों को योग का अभ्यास कराया। इस रिहर्सल कार्यक्रम में राजनीति और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस शिविर में बाबा रामदेव ने योग के महत्व के बारे में लोगों को बताया। वहीं वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि पूरी दुनिया में अब योग को मंजूरी मिल गई है। योग को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए उन्होंने बाबा रामदेव की भूमिका की भी सराहना की। अपने गीत संगीत की भी आहुतियां दी हैं। आज मैंने अभी 10 दंड लगाई थी। नो, पलट दंड, शेर दंड आदि बच गई, वो सुबह सीख लेना आप आस्था चैनल पे। और 21 जून को फिर से आपको विश्व कीर्तिमान के लिए फरीदाबाद आना है। दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर कहीं 2-5 हजार अलग अलग कार्यकर्ताओं को आना है। पूरे देश में 21 जून को करोड़ों लोग घरों से बाहर निकल करके योग करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी आज भी भारत योगियों का देश है, ऋषियों का देश है। और इस क्रम में जेटली साहब पूरे देश भर में करीब 1 लाख शिविर 21 जून से पहले 1 महीने में लगाए गए देश भर में पतंजलि योगपीठ की ओर से। और उद्देश्य था घर घर में जाके सबको प्रेरित करने का, क्या आओ घरों से बाहर निकलो, योग करो, जिससे कि हम रोग मुक्त, तनाव मुक्त, नशा मुक्त, विकारों से मुक्त दिव्य जीवन जी सके। योग करने से शारीरिक विकास तो होता ही है, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी पूरा होता है। और हमने अपने हजारों बच्चों को प्रयोग करके देखा है। जो बच्चे योग में प्रथम कोटि के हैं वो अध्ययन में भी प्रथम कोटि। मैं स्वामी जी का और उनके सब सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 2 दिन पूर्व ही पूरे विश्व में उसकी सफलता के लिए ये पहला कदम उठाया है। योग इस देश की एक प्राचीन प्रक्रिया है। पूरे विश्व में इसकी स्वीकृति थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस देश के कोने कोने में
योग और उसके लाभ को पहुंचाने में स्वामी जी की एक विशेष भूमिका रही है, जिसके लिए पूरा राष्ट्र उनका आभारी है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत पाक के बीच विदेश सचिवों की बातचीत रद्द नहीं हुई है, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, यह कहना विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से भारत को बहुत फायदा हुआ है और चीन भी एनएसजी में भारत की मेंबरशिप के खिलाफ नहीं है। भारत पाक वार्ता पर पठानकोट हमले में लगा ब्रेक कब हटेगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि दोनों मुल्कों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द नहीं हुई है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुषमा ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन हम पठानकोट हमले पर पाक की ओर से ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। मुद्दे वार्ता से हल करना चाहते हैं। वार्ता के भागीदार केवल 2 देश होंगे। आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। इन तीनों कसौटियों पर हमारी बात खरी उतरती। इस दौरान सुषमा ने ये भी दावा किया कि चीन एनएसजी में भारत की मेंबरशिप का विरोध नहीं कर रहा है। हालांकि चीन की कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन हम चीनी नेताओं को मना लेंगे। चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा। विदेश सचिव भी गए थे, तो उन्होंने भी बातचीत में यही कहा कि आप हमारे बारे में क्राइटेरिया की बात करने के बजाय क्रेडेंशियल्स की बात करें तो अच्छा है। हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। कंसेंसस बन रहा है और शायद कोई देश उस कंसेंसस को ना तोड़े और इस बार एनएसजी की मेंबरशिप हमें मिल जाए। पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सुषमा ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से विदेशी निवेश बढ़ा है और दुनिया में भारत का रुतबा भी बढ़ा है। सुषमा ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। जी के भी साथ रिलेशंस डिफाइन करते हैं तो अपने राष्ट्र हित में डिफाइन करते हैं। जो आपने मेजर डिफेंस पार्टनर की बात की, ये बड़ी बात है कि उन्होंने हमको मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया है। प्रेस वार्ता के दौरान सुषमा ने सरकार की उपलब्धियों का जमकर गुणगान किया, लेकिन पड़ोसियों से रिश्तों पर उन्होंने उम्मीद का दिया जलाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी की मेंबरशिप पाने की कोशिश कर रहे भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एनएसजी मेंबरशिप के लिए रूस भी भारत के समर्थन में आ गया है। उधर भारत चीन को भी मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। एनएसजी मेंबरशिप के लिए भारत के साथ रूस, चीन के विरोध को खत्म करेंगे पुतिन। भारत भी कर रहा है चीन से बातचीत। भारत की दावेदारी का विरोध कर रहा चीन। एनएसजी मेंबरशिप पाने की कवायद में जुटे भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के बाद अब रूस का भी समर्थन हासिल कर लिया है। एक इंटरव्यू के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे पर चीन के विरोध को भी सुलझाने का वादा किया है। इधर भारत खुद भी चीन की आपत्तियों को दूर करने में जुटा है। इसी के तहत विदेश सचिव एस जयशंकर 16-17 जून को पेइचिंग गए थे। हालांकि चीन सीधे दबाव बनाने के साथ साथ पाकिस्तान जैसे छोटे देशों को भी उकसा रहा है। इसमें से न्यूजीलैंड मोदी के दौरे के बाद भारत के पक्ष में आ गया है। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका की अपील के बाद तुर्की और अफ्रीका भी भारत के समर्थन में आ सकते हैं। चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा। विदेश सचिव भी गए थे, तो उन्होंने भी बातचीत में यही कहा कि आप हमारे बारे में क्राइटेरिया की बात करने के बजाय क्रेडेंशियल्स की बात करें तो अच्छा है। हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। कंसेंसस बन रहा है और शायद कोई देश उस कंसेंसस को ना तोड़े और इस बार एनएसजी की मेंबरशिप हमें मिल जाए। एनएसजी की अगली मीटिंग 20 से 24 जून को साउथ कोरिया के सियोल में होनी है। ऐसे में इस मीटिंग के दौरान भारत की मेंबरशिप पर फैसला हो सकता है। हालांकि भारत को एनएसजी मेंबर्स को मिलने वाली सुविधाएं 2008 से ही मिल रही हैं। इसी दौरान भारत अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील भी हुई थी। इस डील के बाद भारत ने 2009 के बाद से 3700 मीट्रिक टन यूरेनियम फ्रांस, रूस और कजाकिस्तान से इंपोर्ट कर चुका है, जिससे न्यूक्लियर प्लांट्स की जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। अब भारत का फ्रांस, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक, द कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका और कनाडा से यूरेनियम इंपोर्ट करने का करार है। देश में कुल 21 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं। इनकी क्षमता कुल 5780 मेगावाट है। इनमें 13 रिएक्टर इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी की निगरानी में हैं।
भारत अगर एनएसजी की सदस्यता पाने में सफल होता है तो उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम बिना किसी खास समझौते के हासिल होगी। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले कचरे को खत्म करना भी आसान हो जाएगा। यही नहीं, साउथ एशिया में भारत चीन की बराबरी पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने दोबारा टर्म को राम राम कहा तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जल्दी ही नए गवर्नर के नाम के ऐलान का संकेत दे दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने जानबूझकर उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपने बेहतरीन काम के चलते रघुराम राजन हर दिल अजीज हो गए हैं। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के हमलों से आहत राजन ने दो टूक कह दिया है कि वो अगला कार्यकाल नहीं लेंगे। अपने सहयोगियों को लिखी चिट्ठी में राजन के इस ऐलान ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बधाई दी तो स्वामी बोले, जो मिलना ही ना था उसका त्याग कैसा। रघुराम राजन कांग्रेस का एजेंट था और कांग्रेस का काम कर रहा था और इसीलिए उसको छुट्टी करना था। सरकार रघुराम राजन के अच्छे कार्यों की सराहना करती है। उनके फैसलों का स्वागत है। जल्द नए गवर्नर के नाम का ऐलान किया जाएगा। राजन के इस फैसले पर सत्ता पक्ष की टिप्पणियों ने कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को केंद्र सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया है। जो अपना स्वाभिमान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहता है, उसके खिलाफ इस तरह से लोगों को लगा दोगे तो अगला क्या करेगा? तो यही कहेगा ना कि भाई आप अपना कटोरा पकड़ो, मैं चलता हूँ। पीएम सब कुछ जानते हैं। मोदी सरकार को ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। बयानों को सुब्रमण्यम स्वामी का केवल बयान मानना भी मुझे लगता है ये सही आकलन नहीं होगा। कहीं न कहीं सत्ता के शीर्ष से उनको ये संकेत मिले होंगे। अर्थव्यवस्था पर राजन के काम से उद्योग जगत भी उनका मुरीद हो चला है। यही वजह है कि जब उन्होंने दूसरा टर्म नहीं लेने की इच्छा जताई तो नामी गिरामी उद्योगपति भी हताश हो गए। सबकी निगाह में रघुराम नंबर 1 हैं। He has done a great job and we wish him very best. I mean, he was one of the visionaries. He saw the crisis in 2008 happen long before other people did. राजन के साथ जिस तरह व्यवहार हुआ वह उससे कहीं अधिक सम्मान के हकदार है। So Rajan has been the poster boy amongst governors, RBI governors, and internationally he is very well regarded. राजन का फैसला बेहद दुखदायी है। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत की साख दुनिया भर में स्थापित की है। राजन का जाना समूचे बैंकिंग क्षेत्र के लिए क्षति है। उम्मीद थी कि सरकार उन्हें आखिरी वक्त में 2 साल का कार्यकाल विस्तार देकर पद पर बनाए रखने पर विचार करेगी। राजन का अपने पद से जाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बड़ी क्षति है। राजन किसी भी केंद्रीय बैंक के सर्वश्रेष्ठ गवर्नरों में से एक रहे हैं। हम दुनिया के सबसे दक्ष आर्थिक विचारकों में से एक खो रहे हैं। यह देश के लिए और देश की सरकार के लिए भी दुखद है। आरबीआई एक पूर्ण स्वायत्त संस्था नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि यह सच है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य रघुराम राजन पर कटाक्ष करते रहे हैं। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के इतिहास में शायद ही कोई और आरबीआई चीफ ऐसा हुआ हो जिसके समर्थन में देश और दुनिया में ऐसी प्रतिक्रिया देखने को मिली हो। दरअसल रघुराम राजन पहले दोबारा टर्म लेने के इच्छुक थे, लेकिन जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी के हमलों के बावजूद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री खामोश रहे, उससे रघुराम राजन बेहद आहत हुए और उन्होंने राम राम कहना ही बेहतर समझा। अपने सहयोगियों को लिखी चिट्ठी में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एकेडमिक्स की ओर लौटने की जो इच्छा जताई, वो भारी मन से लिया गया एक फैसला बताया जा रहा है। राजन के बाद नए गवर्नर के तौर पर जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, अर्थशास्त्री उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकरण, अर्थशास्त्री कौशिक बसु और अर्थशास्त्री पार्था शाम शामिल हैं। लेकिन नए गवर्नर के तौर पर जो भी आएंगे, वो क्या राजन की राह पर चल पाएंगे? बेशक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, चेयरमैन की नियुक्ति, कार्यकारिणी में बदलाव और पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ जैसे मसलों पर चुप्पी तोड़कर राजन ने आरबीआई पर जो छाप छोड़ी है, उसे भूलना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए मुसीबत का सामान जुटाने में लगे हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब सोनिया के वफादार नौकरशाहों की तलाश में जुट गए। स्वामी के मुताबिक अब उनका मिशन उन 27 नौकरशाहों को बेनकाब करना है जिनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर के दोबारा टर्म न लेने के ऐलान से उद्योग जगत हताश है, अर्थव्यवस्था के जानकार निराश हैं और विपक्षी दल भी इसकी आड़ में केंद्र सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष के ज्यादातर लोग राजन के इस फैसले पर सुकून महसूस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खुश हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ही वो शख्स हैं जिन्होंने रघुराम राजन पर हमलों की बौछार की थी, उन्हें कांग्रेस का एजेंट और अर्थव्यवस्था को सत्यानाश करने वाला करार दिया था। लेकिन स्वामी की कहानी यही खत्म नहीं होती। राजन के फैसले को अपनी जीत मानने वाले स्वामी ने अब कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी के खिलाफ नया प्लान बना लिया है। स्वामी की माने तो देश में 27 अफसरों का एक ऐसा समूह है जिनकी निष्ठा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ है और जल्द ही वे इन सभी को बेनकाब करेंगे। अब मेरा अगला प्रोजेक्ट उन 27 नौकरशाहों को एक्सपोज करना है जो विभिन्न मंत्रालयों में हैं और टीडीके के वफादार हैं। वे पीसी की ओर से चुने और तैनात किए गए थे। नेशनल हेराल्ड, ब्लैक मनी और लैंड डील की आड़ में कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमलावर रहे सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से कांग्रेस के अंदर खाने में सुगबुगाहट होना तय है। स्वामी कानून और अर्थव्यवस्था के जानकार हैं और एक सत्ताधारी पार्टी का होने के नाते विपक्ष पर हमला करना भी उनका हक बनता है। लेकिन जिस अंदाज में वो नौकरशाहों के खिलाफ खुली बयानबाजी कर रहे हैं, उससे देश में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। सिर्फ कयासों के आधार पर अफसरों पर उंगली उठाना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक और बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। राहुल गांधी के जन्मदिन पर रविवार को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समर्थकों ने उन्हें पीएम बनते देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन राहुल की कैप्टेंसी के नतीजे इसकी गवाही नहीं देते। शुभकामनाएं करते हैं, उनको देते हैं आज उनके जन्मदिन पे और आने वाला समय उनके लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान उनको लंबी उम्र करे। ये उमंग, ये जश्न है कांग्रेस की ओराज कहे जाने वाले राहुल के जन्मदिन का। राहुल गांधी 46 वसंत पार कर चुके हैं, लेकिन उनके सियासी जीवन में बाहर आना अभी बाकी है। लेकिन कार्यकर्ताओं को उनसे काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस समर्थक उनमें अपने तारनहार को देखते हैं, लिहाजा पूरे जोशो खरोश के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। मिठाइयां बांटी गई, पटाखे छोड़े गए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना संजोने वाले पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी, तो बदले में उन्हें शुक्रिया भी मिला। पीएम ने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाइयां, ईश्वर उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन दे। पीएम मोदी की ओर से मिले इस बधाई पर राहुल ने ट्वीट कर धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, आपकी उदार शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी। इस मौके पर उनके समर्थक सियासी चाल चलना न भूले। बिना थके, बिना हारे राहुल को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा कर ली। ये चाहता है कि देश की बागडोर एक दिन उनके हाथों में आए। हम सब उसके लिए प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, संघर्ष करेंगे। कांग्रेस की डूबती नैया पर सवार राहुल समर्थकों को इनसे काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आंकड़े इनकी हस्ती और हैसियत को बौना साबित कर रहे हैं। संसद में राहुल की एंट्री बतौर सांसद 2004 में हुई। तब किसी ने इनमें राजीव की छवि देखी तो किसी ने युवा नेतृत्व की। सोनिया की गिरती सेहत और पार्टी की बैक बेंच को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को आगे लाया गया। 2012 के यूपी असेंबली इलेक्शन में इन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली। इस चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन पार्टी हार के दायित्व से इन्हें बचा ले गई। कांग्रेसियों में जोश फूंकने के लिए अगले साल यानी 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन दास्तां बदली नहीं। 2013 में त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असेंबली इलेक्शन हुए। इनमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी।
दिल्ली में तो कांग्रेस की भद पिट गई। हार का सिलसिला यही नहीं थमा। 2014 में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को न केवल करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि ये पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। इसी साल महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए असेंबली चुनाव में इसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2015 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। लगातार 10 सालों से शीला दीक्षित की अगुवाई में सत्ता सुख भोगने वाली पार्टी का यहाँ कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। साल दर साल बीतते गए, लेकिन कांग्रेस की मुसीबत कम नहीं हुई। इस साल असम और केरल की सत्ता हाथ से सरक गई। सीपीएम के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के बावजूद नतीजे भी उत्साह बढ़ाने वाले नहीं रहे। इस तरह राहुल की कप्तानी में कांग्रेस को 20 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। कभी पूरे देश पर राज करने वाली पार्टी महज 7% आबादी तक सिमट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। लोगों की गोपनीयता खत्म करने वाले फोन टैपिंग के मामले पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फोन टैपिंग का सच आएगा सामने। पीएमओ ने दिए जांच के आदेश। फोन टैपिंग पर सख्त हुए मोदी। एक दशक पहले यानी 2001 और 2006 के दौरान हुए फोन टैपिंग मामले ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है। जब दिग्गजों का नाम सामने आया तो सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। आम आदमी भी सोचने लगा कि कहीं उनके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है। लोगों की गोपनीयता, प्राइवेसी पर मार्केट हमले को देख मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आई और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जांच के आदेश दे दिए और कुछ भी गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। जांच के आदेश मिलने पर राजनेताओं ने इसका स्वागत किया है और कहा कि मार्केट को खुला छोड़ने का अंजाम यही है। अगर इस पर सख्ती नहीं की गई तो आगे और भी कुछ हो सकता है। प्रोब होगा। इसमें प्रोब क्या है, लोगों को गिरफ्तार करके पूछना चाहिए, इसलिए तत्काल इसमें गिरफ्तारी होना चाहिए। जांच से तो मामला टलेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीएमओ में शिकायत करने वाले सुरेन उप्पल ने भी जांच के आदेश का स्वागत किया है। इन्वेस्टिगेशन में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। उप्पल ने ही एसआर ग्रुप के पूर्व कर्मचारी अलबासित खान पर फोन टैपिंग करवाने का आरोप लगाया था और सबूत के तौर पर 29 पन्नों का एक दस्तावेज भी पीएमओ को दिया था। को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा कि वो इन्वेस्टिगेशन करें और इंक्वायरी करके रिवर्ट करें पीएम ऑफिस को। तो जबकि मेरे पास अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, बट मैं बिल्कुल समझता हूं अगर ये इंक्वायरी होती है तो अच्छा होगा और मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा और मैं वेलकम करता हूं ये इंक्वायरी। एसआर ग्रुप ने फोन टैपिंग के आरोप को न केवल नकार दिया है बल्कि एक ऐसा आरोप बताया है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। अब जब जांच के आदेश मिल गए हैं तो चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने शिक्षण संस्थानों में भगवाकरण को जरूरी बताकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। विपक्षी दलों ने कठेरिया के बयान पर हंगामा शुरू कर दिया है। जेएनयू से हैदराबाद तक शिक्षण संस्थानों में सरकारी दखलंदाजी के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार अब अपने ही मंत्री के बयानों में फंस गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने साफ कह दिया है कि भगवाकरण और संघवाद में कोई बुराई नहीं। कि शिक्षा में भी भगवाकरण होगा, देश में भी भगवाकरण होगा। जो अच्छा होगा वो होगा, जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा। चाहे भगवाकरण हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा। चाहे भगवाकरण हो चाहे संघवाद हो, कुछ भी। आखिर में उस प्रकार का इतिहास नहीं बनेगा, उस प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं बनेगा, उस प्रकार का हमारे बच्चों को अध्ययन नहीं होगा यदि राणा प्रताप और महाराज शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम किसका चंगेज खान का
इतिहास पढ़ेंगे। कठेरिया के बयान ने विपक्ष को सरकार पर वार का मौका दे दिया। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि संघ और बीजेपी की तो नीति ही यही है। श्री कठेरिया कई बार बहुत गैर जिम्मेदारी वाले बयान दे चुके हैं। हम इस देश में अपने संविधान के प्रति हमारी शपथ है और हम उसी को मानते हैं, उसी से सभी नागरिक संचालित भी होते हैं। एफटीआई पुणे में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध अभी खत्म भी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने चेतन चौहान को निफ्ट का चेयरमैन बनाकर विरोधियों को वार का मौका दे दिया। अब सरकार के जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी विपक्षी हमलों का जवाब ढूंढना था, वे खुद ही विवादों का सबब बन रहे हैं। देश में भी भगवाकरण होगा, जो अच्छा होगा वो होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपको छोड़े जाते हैं तिरछी नजर के बयान के साथ। नमस्कार।